हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं मास मीडिया नेटवर्क अवाम की आवाज़। जैसा कि आप जानते हैं कि मास मीडिया नेटवर्क प्रेजेंट कर रहा है आपके सामने लगातार आज़ादी सीरीज, जिसमें अलग अलग विचारधारा रखने वाले पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल और रिलीजियस पर्सनालिटीज से हम बात कर रहे हैं कि आज़ादी के 75 साल के बाद देश हमारा कहाँ जा रहा है, कितने डेवलपमेंट होना चाहिए था, कितना नहीं हुआ। इस पर हम लगातार अलग अलग विचारधारा रखने वाले लोगों से, पर्सनालिटीज से बात कर रहे हैं, जिसमें पॉलिटिकल भी हैं, नॉन पॉलिटिकल भी हैं और रिलीजियस धर्म यानी कि धर्मगुरु भी हैं अलग अलग समाज के। आप तक आपने 5 एपिसोड हमारे देखे, ये 6th एपिसोड इस वक्त हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, जिसमें आज हमारे जो ऑनरेबल गेस्ट हैं वो कोई आम शख्स नहीं है। बसवा कल्याण के लिए, बसवा कल्याण बीदर डिस्ट्रिक्ट की तमाम देहात ले लीजिए, बसवा कल्याण का सारा शहर ले लीजिए, तमाम आपके नाम से, आपकी पर्सनालिटी से वाकिफ़ है। जेडीएस में एक बड़ा नाम। इस वक्त हमारे साथ इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज मौजूद हैं आकाश खंडाले, जो एक लेक्चरर भी हैं, एक थिंकर भी हैं और एक पॉजिटिव विचारधारा रखने वाली पर्सनालिटी भी हैं। तो आज इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज़ादी को लेकर ही क्या सोचते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपका वेलकम करूंगा हमारे इस चैनल में और धन्यवाद करूंगा कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। धन्यवाद मुर्तज़ा भाई, मास मीडिया के माध्यम से आपने मुझे बुलाया, काफ़ी अच्छे अल्फाज में मेरी तारीफ़ की, इसलिए मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इंटरव्यू को इस तरह से स्टार्ट करेंगे कि पहला सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा कि 75 साल हो गए आज़ादी को। कुछ दिन, 2 या 4 दिन पहले हमने आज़ादी का दिवस मनाया, फ्रीडम का सेलिब्रेशन मनाया। 75 साल हो गए। हर कोई ये कह रहा है कि नहीं, हमारा देश बहुत आगे बढ़ा हुआ है। जितने 5 इंटरव्यू हमने लिए हैं, मैक्सिमम लोगों का कहना था कि देश ने बहुत तरक्की की, देश ने कहीं कमी नहीं छोड़ी है, हर पार्टी ने अपना काम किया है। तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि आज़ादी को आप 75 साल के बाद किस नज़र से देखते हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे आप? देखिए, आपके इंटरव्यू में आए हुए हर एक शख्स की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ और हर एक की विचारधारा को हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन मेरी ऐसी सोच है कि आज़ादी को सिर्फ एक नज़र से देखना, ये आज़ादी के साथ किया हुआ इनजस्टिस होगा। क्योंकि क्या रहता है कि एक आंदोलन जब चलता है उसके साथ पैरेलल दूसरा आंदोलन भी रहता है, उसके बारे में हमेशा क्या है, हाइड करके रखते हैं। अब देखिए, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, भारत में इतिहास में क्या हुआ है कि आज भारत के इतिहास में जिन्होंने इतिहास रचा उन्होंने इतिहास लिखा नहीं, और जिन्होंने इतिहास लिखा उन्होंने रचा नहीं। तो ये भारत की इतिहास की पहली समस्या हो गई थी। अब मैं आता हूँ आपके सवाल के ऊपर कि भारत की जो आज़ादी है, वो आज़ादी को मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दृष्टिकोण से देखता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते हैं, फ्रीडम ऑफ द कंट्री और फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, ये 2 बात अलग है। पहली बात, हाँ। तो भारत में जो आज़ादी के जो आंदोलन चालू थे, उस आंदोलन में 3 लोगों के 3 अलग अलग आंदोलन चालू थे। पहला आंदोलन चालू था गांधी, नेहरू, तिलक। इनका क्या था कि भारत को आज़ादी के लिए आंदोलन चालू था। दूसरे थे हेडगेवार, सावरकर, इनका आंदोलन चालू था, गोलकर, इनका आंदोलन चालू था। इनका भारत में आज़ादी ना मिले तो भी चलता है, लेकिन शासन प्रशासन में प्रतिनिधित्व इनको देना, ऐसी इनकी ओवरऑल मांग थी। तो तीसरा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। उनका, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, फुले शाह अम्बेडकर, भगत सिंह, इनका जो आंदोलन था वो क्या कह रहे थे कि सिर्फ भारत देश को आज़ादी देने से कुछ नहीं होगा। फ्रीडम ऑफ द कंट्री इज नॉट आवर इशू, फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री इज आवर मेन डिमांड। तो क्या कि सिर्फ देश को आज़ादी मिलने से लोगों को आज़ादी नहीं मिल सकती, देश के लोगों को वो हक और अधिकार भी मिलने चाहिए, जिसके लिए हम ये संघर्ष कर रहे हैं जी। तो भारत के आज़ादी में कहीं ना कहीं इस पॉइंट ऑफ व्यू को हमको देखना चाहिए था। गांधी जी ने, नेहरू जी ने और बाकी सब ने भारत के अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई। लेकिन बाबा साहब जो कहते थे क्या कि बाबा साहब का विचारधारा ऐसा था कि आज़ादी 2 प्रकार की है। पहले हम गुलाम थे अंग्रेजों के, और सेकंड हम गुलाम है भारत में उपस्थित जाति व्यवस्था के। क्योंकि वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऐसे 4 वर्ण थे, और उसमें शूद्र जाति या छुआछूत, असमानता, गैर बराबरी, ये जो जातीय अत्याचार थे, इनसे आज़ादी कौन दिलाएगा? अच्छा, तो जो गोलमेज परिषद थी या बाकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गोलमेज परिषद थी या बाकी जो पुणे करार था, तब गांधी जी का और बाबा साहब का संघर्ष इसके लिए हुआ कि हम आपके आज़ादी के आंदोलन में आने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी आज़ादी के आंदोलन के लिए आप क्या मुहैया कर रहे हैं? अच्छा, तो ये जो 2 पॉइंट ऑफ व्यू थे, इस 2 पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में भी चर्चा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या लगता है 75 साल में इनमें चर्चा नहीं हुई? 75 साल में चर्चा नहीं हुई। और इधर की जो शासन व्यवस्था है, जो शासक लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने इस बारे में चर्चा होने नहीं दी।
देखिए चर्चा कैसी होती है, देखो कि अब देखिए कि मैं हमेशा जब इतिहास को पढ़ता हूं तो इतिहास के पढ़ने वाले लोग क्या करते हैं, हमेशा जो अप्रेस्ड डिप्रेस्ड क्लास के जो हमारे महापुरुष हैं उनको क्या है हमेशा हाइड करके रखते हैं, और हमेशा क्या करते हैं ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि भारत में सब कुछ ऑल इज वेल है, लेकिन हमेशा ऑल इज वेल नहीं रहता। आप देखिए चर्चा कैसी होनी चाहिए थी, चर्चा होती कैसी है। देखिए सावरकर जी, वीर सावरकर जी थे, वीर सावरकर जी ने कितने बार अंग्रेजों से लेटर लिख के माफी मांग के उन्होंने अंडमान कोर्ट से रिहा हो गए। रिहा होने के बाद आज़ादी के 19 साल तक वो जीवित रहे, लेकिन जीवित रहने तक उन्होंने कोई आज़ादी के आंदोलन में काम नहीं किया, लेकिन उनको स्वातंत्र वीर बोला जाता है। इसके बारे में फॉलोअर कहते हैं कि वो तो उनकी पॉलिसी थी अपनी, वो जानबूझकर उन्होंने अंग्रेजों से छुप के जंग की, कहते हैं वो। देखिए छुप के जंग करते था तो 2000 आज़ाद भारत मिल गया, आज़ादी के 19 साल तक वो जीवित रहे, तो 19 साल तक हमने उनका एक स्टेट भी इतिहास में क्यों नहीं पढ़ा, इसके बारे में चर्चा क्यों नहीं होती। दूसरी बात, आरएसएस जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रप्रेमी संगठन है ऐसा वो लोग कहते हैं, आरएसएस के कार्यालय पे 55 साल तक आज़ादी के 55 साल तक तिरंगा झंडा नहीं था, इसके बारे में चर्चा नहीं होती। जब क्विट इंडिया मूवमेंट चालू था, तो क्विट इंडिया मूवमेंट जब चालू था तब आरएसएस ने और जो इनके समविचारी लोग थे उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में साथ नहीं दिया, इन लोगों का आरएसएस के लोगों ने साथ नहीं दिया, तो इसके बारे में चर्चा क्यों नहीं है। तो क्या हुआ है, सिस्टम और व्यवस्था कैसा है, उनको जिस बारे में चर्चा करना है या करवाना है उतनी ही चर्चा वो लोग करते हैं, और बाकी चर्चा क्या है वो लोग छोड़ देते हैं। इसके लिए आज़ादी के जो आंदोलन है, मैं ऐसा समझता हूँ कि 1949 को जो आज़ादी मिली है, भारत को पहली आज़ादी मिली है, देश को आज़ादी मिली है, भौगोलिक आज़ादी मिली है, लेकिन हम जो लोग हैं उनको आज़ादी मिलने के लिए संघर्ष करना चाहिए और संघर्ष करना पड़ेगा। आपको एक उदाहरण देता हूँ, 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आज़ादी मिली, 16 अगस्त 1947 को महाराष्ट्र में हमारे लोक शाहीर अन्नाबू साठे जी ने क्या किया, एक बड़ा मोर्चा आज़ाद मैदान को निकाला और क्या कहा, यह आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। तो इस पर चर्चा होनी चाहिए कि क्यों कहा हुआ। एक इतना अच्छा स्कॉलर पर्सनैलिटी है जिनके जो 1.5 दिन के स्कूल पढ़ने के बाद उनके ऊपर आज पीएचडी कर रहे हैं, तो एक पीएचडी होल्डर आदमी अगर कुछ बोल रहा है तो उसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं होती। तो मैं कहने का मतलब क्या है, सिर्फ देश को आज़ादी से मिलने से कुछ नहीं होता, देश के लोगों को सही मायने में आज़ाद है क्या, ये हम पे चर्चा करने का विषय है। 75 साल के बाद आप कह रहे हैं कि देश तो आज़ाद हो गया, हाँ, देशवासी अभी तक आज़ाद हाँ, नहीं। देश के लोगों को जो हक अधिकार मिलने चाहिए थे, देश में आज जो भारत में 85% जो लोग हैं जिनको सही मायने में आज़ादी मिलनी थी, वो आज़ादी उन तक नहीं पहुंच पाई, ऐसा मेरा मानना है। अगर मैं आपसे दूसरा सवाल करूं कि 2010 में बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में सिंदगी तालुके में एक विवाद हो गया था हाई स्कूल में, जिसमें फ्रीडम की सेलिब्रेशन यानी 15 अगस्त का सेलिब्रेशन हो रहा था। वहाँ के गवर्नमेंट टीचर ने 15 अगस्त के सेलिब्रेशन में बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगाई थी, जिस पर बहुत बड़ा विवाद हुआ सारे कर्नाटक में, और ये भी कहा गया कि वो गवर्नमेंट टीचर वैसा नहीं था, उन्होंने वो फोटो क्यों लगाया, हटाओ, हाँ, इसके लिए क्या है ये किया था। तो ये भी हुआ कि उस टीचर को सस्पेंड भी कर दिया गया। हाँ, इस पर आप क्या कहेंगे। हाँ, देखिए अब मैं बात है, वो जो टीचर है वो टीचर ने क्या है, जो मैं पहले बोला क्या है, पढ़ाया इतिहास जो है क्या है उन्होंने पढ़ा था। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ कि देखिए बाबा साहब, ये बात में हम मानते हैं कि फुले शाहू अम्बेडकर हुंद, ये जो हमारे सोशल जस्टिस के करने के लिए या समाज परिवर्तन करने वाले जो महापुरुष थे, उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया। इसका सबसे बड़ा कारण क्या था, मैं पहले ही बोला कि हमने आज़ादी के आंदोलन में इन लोगों ने डिमांड रखी कि देश आज़ाद होगा, हम कब आज़ाद होंगे। इसके लिए उन्होंने क्या कहा कि आप देश को आज़ादी दे रहे हैं, सही बात है, लेकिन हम देश के साथ साथ हम आपकी जाति व्यवस्था के गुलाम हैं, तो हम डबल गुलाम हैं। आप सिर्फ सिंगल अंग्रेजों के गुलाम हैं, हम अंग्रेजों के साथ साथ जाति व्यवस्था की गुलाम हैं, तो हमको आज़ाद कौन करेगा। इसके लिए इन्होंने क्या कहा कि आप हमारे हक और अधिकार की बात करिए, हम आपके आंदोलन में आते हैं। और ये जो लोग आंदोलन चला रहे थे, ये लोग आखिर तक कभी भी इनके हक और अधिकार की बात नहीं किए। इसके लिए बाबा साहब जो है इनके मूवमेंट में शिरकत नहीं होते, ऐसा ही कारण है। अगर आरएसएस की बात मैं पूछूं, हाँ, तो आरएसएस का क्या किरदार था, क्या रोल था आज़ादी की जंग में। देखिए उनका आज़ादी के जंग में कोई भी रोल नहीं था, ना बराबर रोल था।
ये स्पष्ट रूप से बहुत सारे लेखक कहते हैं, वक्ता कहते हैं और बहुत सारे लोगों ने जो हिस्ट्री के जानकार हैं वो ये जान सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन जब चालू था तब भी आरएसएस ने इसमें टेक पार्ट नहीं किया था। इनकी विचारधारा के लोगों ने भी कभी समर्थन नहीं किया और इनकी विचारधारा के जो लोग हैं, ये जो लोग हैं पूरी तरीके से क्या थे कि सिर्फ प्रतिनिधित्व हमको देना शासन प्रशासन में, जैसे मुगल काल में था उसे देना, लेकिन आगे ये लोग किसी भी आंदोलन में शिरकत नहीं की, ऐसा है। और दूसरी बात क्या है, देखिए कि भारत में अंग्रेज विदेशी थे, इसके लिए आंदोलन किया, लेकिन अंग्रेज से पहले मुगल विदेशी थे, डच विदेशी थे, फ्रेंच विदेशी थे। इन किसी के भी लिए आज़ादी का आंदोलन नहीं हुआ, सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी आंदोलन हुआ। इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप सिर्फ आज़ादी को सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो हम समझते हैं भारत की जो तमाम जनता है उनको इनजस्टिस मिलता है। जब चर्चा होगी तो बात सामने निकल के आएंगी कि इसमें सच क्या है और झूठ क्या है। तो ये जो हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया हमेशा कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश करता है। आपने कहा कि बाबा साहब ने आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, मगर इस वक्त अगर हम देखें तो देश तो उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूशन पे चल रहा है, उन्हीं का बनाया हुआ संविधान है, उन्हीं की पूजा की जा रही है, उन्हीं के संविधान को माना जा रहा है। तो किस तरह से जस्टिफाई करेंगे इसे? अब देखिए ये कैसा हो गया है, 2 बार कांग्रेस के लोगों ने बाबा साहब को गिराया। गिराने के बाद जो अभी का बांग्लादेश है तब भारत में था, तो वहाँ जाकर बाबा साहब ने चुनाव लड़ा। चुनाव लड़के बाबा साहब क्या है, संविधान सभा में पहुंच गए। संविधान सभा में पहुंचने के बाद अब बाबा साहब की क्या पूरी पार्टी सत्ता में नहीं थी, बाबा साहब अकेले थे। बाबा साहब ने पूरा संविधान होने के बाद जब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, जब उन्होंने संविधान सुपुर्द कर रहे थे, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा था जो मुझे अभी बहुत प्रासंगिक लगता है। क्या कहा था, मैं संविधान भले कितना ही अच्छा क्यों ना बनाऊं, लेकिन उसको चलाने वाले लोग गलत होंगे तो संविधान गलत ही साबित होगा। अगर संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, चलाने वाले लोग अगर गलत होंगे तो आज क्या है, गलती होगा। आपको सिंपल उदाहरण देता हूँ, बहुत सारे राज्यों में क्या हुआ है, शराबबंदी कायदा लागू हुई, सही बात है। तो शराबबंदी कायदा लागू होने के बाद भी सरकार इंप्लीमेंट कर रही है क्या, छुपके से शराब मिल रही है, इलीगल शराब मिल रही है। तो अब गलती किसकी हो गई, कानून बनाने वाले की हुई, कानून इंप्लीमेंट करने वाले की, इंप्लीमेंट करने वाले की हो गई। तो संविधान का भी ये हो गया। संविधान में जितने, आज मैं तो आपको बात बता रहा हूँ, भारत की आज़ादी के बाद 70 साल में संविधान को 1% भी लागू नहीं किया गया। अगर 1% भी लागू किया होता तो भारत में आज जो इतनी समस्याएं हुई, इसकी एक समस्या भी हमको दिखाई नहीं देती। इसके लिए बाबा साहब ने ज़रूर, बाबा साहब भारत के सबसे बड़े देशभक्त, देश प्रेमी थे, देश अनुयायी थे। और दूसरी बात क्या है, बाबा साहब की विचारधारा जो थी वो विचारधारा सभी को लेके जाने वाली थी। देखिए, एक शोषित समाज का आदमी जिसको पल पल लोगों ने तकलीफ दी, जिसको पल पल लोगों ने क्या है, हमेशा क्या है, अपोज करते रहे, वो आदमी संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन होने के बावजूद, संविधान लिखते हुए बावजूद, लेकिन उन्होंने, उनके मन में कभी भी द्वेष भावना नहीं आई जो लोगों ने उनका अन्याय किया। उन्होंने क्या किया है, आई एम इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली, ऐसा सिर्फ और सिर्फ क्या है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है। तो बाबा साहब के देश के प्रति विचार जो है वो हमको इसमें स्पष्ट रूप से नजर आते हैं। अगर सर अगला सवाल मैं आपसे पूछूं कि बीजेपी के कुछ एमपी हैं, कुछ मिनिस्टर्स हैं या कुछ फॉलोअर्स हैं, उनका कहना है कि 2025 या 2026 तक भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इस पर आप क्या कहेंगे, क्या पॉसिबल है ये? देखिए, इस बात पे चर्चा करने के लिए बहुत सारा टाइम लगता है, लेकिन मैं आपको एक पिन पॉइंट 2 बातें बताता हूँ। क्या है, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरण और चरित्र, उसमें बहुत फ़र्क है। क्यों फ़र्क है, आपको बात बोलता हूँ कि ये हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र, ये बात ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने से या ज़ोर ज़ोर से इम्प्लीमेंट करने से क्या होता है, माइनॉरिटी में इनसिक्योरिटी का भेदभाव पैदा होता है। अब इनका मैं एक बात आपको बता दूँ, भारत में माइनॉरिटी कब, भारत में मुसलमान लोग कब आए? भारत में मुसलमान लोग आए 12वीं शताब्दी में। तो 12वीं शताब्दी से पहले भारत कुछ तो इतिहास था। तो 12वीं शताब्दी से पहले भारत में समस्या कौन सी थी? जो लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं भारत की समस्या क्या है, हिंदू मुस्लिम समस्या है, हिंदू मुस्लिम समस्या है, इसके लिए हमको हिंदू राष्ट्र बनाना पड़ेगा, हिंदू राष्ट्र बनाने से सब समस्या खत्म हो जाएंगे, देश को गौरव मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। इनके जो ये हाइपोथेटिकल थ्योरी है, ये लोग इंप्लीमेंट करने की या लोग बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, भारत में मुसलमान आए 12वीं शताब्दी में। 12वीं शताब्दी से पहले समस्या भारत में कौन सी थी? तो ये सिर्फ दिखाने के लिए, डराने के लिए, इसके पीछे का जो एजेंडा है वो एजेंडा सिर्फ और सिर्फ जातिवादी एजेंडा है।
देखिए मुसलमान भारत में है, इसके लिए हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अगर मुसलमान भारत में नहीं रहता था तो भारत में समस्या कौन सी रहती थी? गैर बराबरी, जातिवाद, छुआछूत, असमानता, ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शूद्र, ये जो ब्राह्मणवाद की जो समस्या है, ये समस्या ही रहती थी। तो इनको कहीं ना कहीं, अब मैं सिंपल, मुझे हमेशा क्या लगता है, अब देखिए, अब ये सिंपल सोचने की बात है, जब भारत में मुसलमानों को आरक्षण देने की बात आती है तो मुसलमानों में भी कभी किसी बहुत सारी जातियां हैं, लेकिन कोई मुसलमान अपोज नहीं करता। लेकिन हम हिंदू जो ये समझते हैं, हम जब आरक्षण की बात करते हैं तो हमारे समाज में ही, हमारे धर्म में ही कुछ लोग अपोज करते हैं। ऐसा क्यों भाई? क्या हम हिंदू नहीं है? जब मुसलमान हर मुसलमान के हक अधिकार के लिए जब बात करता है तो वो लोग सब एक होकर समर्थन करते हैं, तो हमारे लोग समर्थन क्यों नहीं करना? तो इसका मतलब क्या है? इनका सिर्फ एक दिखाने के लिए एजेंडा हिंदू राष्ट्र है, इसके पीछे जातीय वर्चस्व, जो अपर कास्ट है, जो क्या है, ब्राह्मणवादी वर्चस्व है, इस्टेब्लिश करने के लिए ये किया हुआ एक षड्यंत्र है। उसके लिए क्या है, किसी को तो डरा कर, किसी का तो नाम लेकर, या किसी को तो ये कर ये उनका उद्देश्य जो है, लक्ष्य जो है, पूरा करने का काम वो कर रहे हैं। अगर मैं इंटरव्यू के आखिरी हिस्से में इस वक्त पहुंचूं, लास्ट पार्ट में, तो आपसे मैं सवाल ये पूछूंगा कि क्या हिंदुस्तान को संपूर्ण आज़ादी मिल चुकी है? देखिए, मैं आपको बात बोलता हूँ, भारत को पहले आज़ादी मिल गई, देश को आज़ादी मिल गई, देशवासियों को नहीं। हाँ, अब देशवासी देखो, जो सपना भगत सिंह हमने देखा था, भगत सिंह साहब ने क्या कहा था कि अंग्रेज भारत से चले जाए, ये सिर्फ हमारी समस्या नहीं, अंग्रेज भारत से चले जाने के बाद हमको संपूर्ण आज़ादी मिलना चाहिए, वह हमारी क्या है, मूल रूप से समस्या है। हाँ, तो भगत सिंह साहब के जो सपनों की आज़ादी है वो हमको मिलना है। हाँ, बुद्ध बसव अम्बेडकर जो विचारधारा जो हमारी है, उनकी जो स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय व्यवस्था समाज में प्रस्थापित होना और उसके लिए आज़ादी के लड़ना, वो हमारी सबसे मुख्य क्या है, हमारी मंशा है। तो मैं समझता हूँ संपूर्ण स्वतंत्र मिलने जब तक हमको नहीं मिलता या आज़ादी नहीं मिलती, तब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होता। अब आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा कि हमको स्वतंत्र आज़ादी मिली। देखिए, स्वतंत्र मिलने के बाद भारत में अभी भी बहुत सारी समस्या है। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, आज भारत में सबसे बड़ी समस्या देखिए, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में 107 देश है, उसमें हमारा रैंक 94 है। तो भारत में सबसे बड़ी समस्या भूखमरी की समस्या है। मैं आपको एक सिंपल उदाहरण बताता हूँ। रिफा हॉस्पिटल में मैं एक 8 दिन पहले गया था, तो रिफा हॉस्पिटल में जो कूड़ा कचरा था, वो कूड़ा कचरा उठाने वाले 2-3, एक महिला थी, उसके साथ 2 बच्चे थे। अब देखिए कितनी विडंबना की बात है, वो जो एक बिस्किट पैकेट गिरा था आधा फूटा हुआ, उसमें एक 5 बिस्किट थे, वो 5 बिस्किट में से 2 बिस्किट अच्छे हैं, ये खुश होकर वो बच्ची क्या है अपनी माँ के दिखाने लगी, जो वो कचरा बेचारा साफ करते देखो, उठाते हैं, कैरी बैग डालते हैं या प्लास्टिक डालते हैं। वो देखकर मुझे ऐसा लगा, अरे बाप रे, बोला कि हमारे यहाँ एक ऐसा तबका है जो गुड्डे बिस्किट कुत्ते को खिलाता है, और हमारे पास ऐसा भी तबका है जो 2 बिस्किट कचरे में, 5 में से 2 बिस्किट कड़क मिले या अच्छे मिले, वो खाने के लिए इतने खुश हो गए 2 बच्चे। तो ये समानता है क्या? उनको आज़ादी मिली क्या? उनको आज़ादी नहीं मिली। दूसरी बात बोलता हूँ, हमको जातिवाद से आज़ादी मिली क्या? आप देखिए, कल परसों की बात है कि एक शेड्यूल कास्ट व्यक्ति को घोड़ी पर चढ़ा, शादी के उसके घोड़ी पर चढ़ा, इसलिए उसकी हत्या करने दी जाती है। आप मंदिर में जाओ, इसके लिए क्या है, आपको क्या है, शोषण किया है, आपको अशोट किया जाता है। या फिर आप क्या है, आप महाराष्ट्र की घटना बोलते हैं, एक मोबाइल में एक बच्चा था महाराष्ट्र में, उसके मोबाइल पे बाबा साहब का रिंगटोन बजा, इसके लिए क्या है, होटल में लोगों ने उसको मार मार के पिटाई करके खत्म कर दिया। तो जातिवाद से हमको आज़ादी मिली क्या? देश को आज़ादी मिली, ये मिलना चाहिए, हमारा हक है। स्वतंत्र सेनानी जिन्होंने इसके लिए काम किया, उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन देश में जो समस्या आज भूखमरी की समस्या, इससे कब आज़ादी मिलना? हमको जातिवाद है, असमानता है, गैर बराबरी है, इससे कब हमको समस्या का समाधान मिलना? आप अब देखिए, भारत में आज इतनी बड़ी सामंतशाही आ चुकी है। आज भारत में 80% लोगों के पास 20% पैसा है, और जो 20%, उससे भी वो छोड़िए, एक 10 कुटुंब है, वो 10 कुटुंब के पास देश का 80% पैसा है। तो उसके समझिए हमको आज़ादी मिली क्या? कि देशवासी जब संघर्ष कर रहे थे आज़ादी के लिए, उनका सपना ये था कि भगत सिंह का सपना ये था कि आज़ादी ये मिलना, बिल्कुल ही ये नहीं था। बाबा साहब का सपना ये था कि आज़ादी हमको ऐसे मिलना, बाबा साहब का बिल्कुल सपना ऐसा नहीं था। तो भारत में अभी भी भूखमरी,
जातिवाद, भेदभाव, सामंतशाही, ऊंच नीच, धर्मवाद, ये सबसे आज़ादी मिलने के लिए हमको, एक स्पष्ट रूप से बोलता हूँ, भौगोलिक रूप से आज़ादी मिल गई हमको, लेकिन हमको सांस्कृतिक, वैचारिक और हमारे समाज को इकट्ठा बांध के रखने के लिए जो संविधान के मूल्य है उसको इम्प्लीमेंट जब तक हम नहीं करते तब तक मैं नहीं समझता हमको पूरी तरीके से आज़ादी मिली। तो उसका जिम्मेदार कौन है? हाँ, अब देश को आज़ादी मिली, देशवासियों को आज़ादी नहीं मिली, तो देशवासियों को आज़ादी नहीं मिली, इसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है? देखिए, भारत को आज की जो सर्वश्रेष्ठ परिस्थिति है, ये परिस्थिति को सबसे खड्डे में डालने के लिए जिम्मेदार फर्स्ट कांग्रेस है और सेकंड बीजेपी है। और कांग्रेस और बीजेपी को मैं अलग नहीं समझता, ये दोनों क्या है, गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही है, इसको अलग मत समझिए। ये भैया औरन से अलग दिखते होंगे, लेकिन इनका अंतरात्मा और इनकी जो पॉलिसीज है वो एज इट इज और सेम टू सेम पॉलिसीज है। अब आप देखिए, आज़ादी के 75-70 साल बाद इन दोनों पार्टियों ने मिलकर भारत का लोकतंत्र खत्म किया है। अब आप पूछते होंगे लोकतंत्र कैसे खत्म किया है? मोदी साहब से सुबह शाम लोकतंत्र चिल्लाते हैं और कांग्रेस वाले तो ठेका ही ले रखे हैं कि लोकतंत्र के रक्षक हम ही हैं। अब आपको बात बोलते हैं, लोकतंत्र चलता किससे है? लोकतंत्र चलता है कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, संसद। एक लोकतंत्र के 4 पिलर है। अब विडंबना देखिए, भारत की सबसे बड़े जो हम न्याय मांगने कहा जाते हैं न्यायपालिका में, लेकिन न्यायपालिका में 2018 में 4 जजेस बाहर आके क्या बोलने लगे कि क्या जो जज है, जो भारत का न्यायपालिका है, सर्वोच्च न्यायालय है, उसमें बेंच फिक्सिंग हो रही है। अब देखो, हम न्यायालय के पास, न्यायाधीश के पास न्याय मांगने जा रहे थे, न्यायाधीश खुद रोड करके क्या कर रहे हैं, हमको न्याय देने बोल रहे हैं। तो अब इससे समझिए कि भारत की जो न्याय प्रक्रिया है, न्यायालयीन जो प्रक्रिया है, न्यायाधीश है, अगर उनको ही अगर जस्टिस नहीं मिल रहा तो हमको जस्टिस कौन देगा? तो बेंच फिक्सिंग होने दो, जिसको जो जज चाहिए, जो जज से हाथ के जैसा उनको कॉम्प्रोमाइज करना है पॉलिटिशियन लोगों को, वैसा कॉम्प्रोमाइज करके वैसा रिजल्ट वो लोग ला रहे हैं। दूसरी बात का, जो लोग इन लोगों का नहीं मान रहे हैं उनको जस्टिस लोया करके रहे। जस्टिस लोया का नाम सुना होगा। जो लोग अगर इनकी बात नहीं माने तो उनको तुम्हारा जस्टिस लोया कर देंगे बोल के धमकी दे रहे। तो ये आज़ादी हमको मिली क्या? तो न्यायपालिका जो प्रथम पिलर है लोकतंत्र का, इन लोगों ने डैमेज कर दिया। सेकंड मीडिया, सेकंड कार्यपालिका। कार्यपालिका में देखिए आप, ये लोगों ने जो अफसर, जो प्रतिनिधि इनका नहीं सुनेगा, इनके विचारधारा इंप्लीमेंट नहीं करेगा या इनके लोगों के प्रति जैसा भेदभाव व्यवहार करना वैसा नहीं करेगा, उनको ट्रांसफर कर रहे हैं। ट्रांसफर नहीं कर रहे, अगर वो नहीं सुन रहा टॉर्चर कर रहे हैं। ट्रांसफर, सेकंड टॉर्चर, और टॉर्चर से भी अगर ये नहीं समझ रहा तो उसको क्या है, उसको जैसा उनके सिस्टम से उनको जैसा ठिकाने लगाना है वहाँ ठिकाने लगा रहे हैं। तो ये लोग न्यायपालिका के बाद कार्यपालिका को ये लोगों ने डैमेज कर दिया। थर्ड है मीडिया। अब मीडिया के बारे में आपको क्या बताना है? आपने देखा, पुण्य प्रश्न वाजपेयी का आपने इंटरव्यू देखा होगा, उन्होंने क्या कहा, हमने सिर्फ सरकार को सवाल पूछा इसलिए इनको क्या निकाल दिया। एनडीटीवी का वैसा हो गया, जब इन्होंने सरकार के खिलाफ इनको दिखाना शुरू किया तो इनको ऑन एयर कर दिया। तो अगर दूसरी बात क्या, अगर मीडिया में कोई सरकार के खिलाफ बात करता है तो ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको पूरी तरीके से सत्यानाश करके इनको क्या है, जहां ठिकाने लगाना ठिकाने लगा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, मीडिया और संसद। संसद में देखिए हमारे प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं। आपको एक बात बोलता हूँ, 2014 में महाराष्ट्र के एक सांसद थे, उनका नाम है नाना पटोले, जो कि अब कांग्रेस में गए हैं। नाना पटोले बीजेपी के सांसद थे। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब मीटिंग ली थी तो मोदी जी मीटिंग लेने के बाद उन्होंने सवाल पूछा किसानों के बारे में, तो उनको क्या कहा गया, तुम नीचे बैठो, सवाल पूछने का नहीं। तो अब तुम इससे अंदाजा लगा सकते हैं, हम जो लोग सुबह शाम एमपी इलेक्शन में या कोई इलेक्शन में दिन रात मेहनत करके एक सांसद चुनते हैं। सांसद किस लिए चुनते हैं, वो जाना, हमारे सवाल उधर जाके पूछना। अब वो पार्टी की सत्ता रहने के ऊपर वो पार्टी का अगर एक एमपी प्रधानमंत्री को किसानों के बारे में सवाल पूछे तो प्रधानमंत्री उसको टालकर उसको जवाब देने का अगर ये वाहिज नहीं समझता, तो इसके आप समझ सकते हैं लोकतंत्र में हम क्या कर रहे हैं, लीडर ऑफ पार्टी चुन के भेज रहे हैं, लीडर ऑफ सोसाइटी नहीं चुन के भेज रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, फर्क है लीडर ऑफ पार्टी और लीडर ऑफ सोसाइटी में। तो ये जो पार्टी के जो लीडर है, ये पार्टी के हाका जो है, हाईकमांड, उनको खुश करने के लिए उनके तरीके से ये लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं, उनके समाज को भूल जा रहे हैं। तो लोकतंत्र ऐसा नहीं चलता। अपोजिशन का कवाल, अपोजिशन का रोल, मीडिया का रोल, न्यायपालिका का रोल, जो लोकतंत्र के जो स्तंभ हैं, इनका रोल रहता है सरकार से या सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनसे सवाल पूछे, और उन्होंने गलती करे तो उनको बोले, अच्छा काम किए तो अप्रिशिएट करे, ये काम रहता है। लेकिन भारत में आज आज़ादी के 75 साल बाद
पूर्ण तरह से लोकतंत्र खत्म होने का काम कर रहे हैं। अब जो बची कुची लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके माध्यम से हम बात कर रहे हैं, क्या पता अगर ये भी व्यवस्था नहीं रही तो कल के दिन हम भी बात करने के लिए यहाँ पर हमको भी इजी वे नहीं रहेगा। समझे, अगर मैं 75 साल आज़ादी की आपसे बात करूं, लास्ट अब क्वेश्चन रहेगा मेरा इंटरव्यू का, कि 75 साल में हमारे देश में क्या होना चाहिए था और क्या हुआ है और क्या नहीं होना चाहिए था। देखो 75 साल में हमारे देश में औद्योगिक क्रांति हुई है, उसके बाद टेक्नोलॉजी भी क्या है अच्छा हुआ है, उसके बाद इसरो रहने दो या फिर अच्छे अच्छे जो ये है कंस्ट्रक्शन रहने दो, ये सारी बातें हुई है। डेवलपमेंट नहीं हुआ ऐसा नहीं है, डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन उसके बाद भी क्या है, देखिए भारत जब आज़ाद हुआ तो $1 इज इक्वल टू 1 रुपया था। तो हमारे रुपये का मूल्यमान आज क्या है डॉलर के मुकाबले, तो वो घट गया। चाइना और हम एक ही साथ दौड़ में थे, लेकिन चाइना आगे निकल गया और हम उधर रह गए। तो जितना हमको शिक्षा में निवेश करना चाहिए था, जितना हमको रक्षा क्षेत्र में निवेश करना चाहिए था, उतना हम निवेश नहीं कर पाए। मैं कल एक खबर पढ़ रहा था कि भारत में ओलंपिक क्यों नहीं मिलते, मेडल क्यों नहीं मिलते। जब पहले जो खेलों में जिन जिन लोगों को पदक मिला, आज बहुत सारे लोग मजदूरी करने के लिए क्या है तरस रहे हैं। हमारा जो रक्षा बजट है 1% भी खेलों के लिए नहीं है। चाइना खुद के रक्षा बजट के लगभग 10% बजट, 5 से 10% बजट सिर्फ खेलों के लिए यूटिलाइज करता है। तो आपको क्या है, देखो भारत में समस्या ये हो गई है कि हम लोग परिणाम पे चर्चा करते हैं, कारण पे चर्चा नहीं करते। परिणाम ये ऐसा हो रहा है, मेडल नहीं मिल रहे, मेडल नहीं मिले, परिणाम हो गया, कारण क्या है उस पर चर्चा नहीं करते। इसको मैं क्या समझता हूँ, जब तक हम कारण पे चर्चा नहीं करते तब तक हमको सही मायने में समस्या क्या है, उसका सोल्यूशन क्या होना, इस बात को हम कहीं ना कहीं जान नहीं सकते। इसके लिए आपके चैनल के माध्यम से मैं एक ही गुजारिश करता हूँ कि हर एक चीज़ को देखते हो तो हमको क्या है बियॉन्ड द लाइन और बिटवीन द लाइन सोचना पड़ेगा। जब तक हम इस बारे में नहीं सोचते, हर एक चीज़ का दूसरा पहलू हमको नहीं समझता। देखिए जो सामने वाला दिखा रहा है उतना ही सच मानकर अगर चलेंगे तो कोई भी देश का विकास नहीं हो सकता। हमको हर एक बात में चर्चा करना चाहिए, इसके सॉल्यूशन क्या है उसके बारे में चर्चा करना चाहिए, सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट कैसा होता है उसके बारे में बात कर इम्प्लीमेंट करने का काम करना चाहिए। तब जाकर भारत को सही रूप से आज़ादी मिलती है और संविधान की जो मूल्य है स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय व्यवस्था, ये इम्प्लीमेंट करके कहीं ना कहीं हमको जो दूसरी आज़ादी है, जो मैं बोला कि इन सब चीज़ों से मिलना, वो आज़ादी मिले। तो मैं समझता हूँ भगत सिंह के जो सपनों का भारत था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सपनों का जो भारत था, जिन्होंने संघर्ष किया, उनके संघर्ष के प्रति देश को आज़ादी के साथ साथ देश के जो लोग हैं उनके ये समस्या से भी आज़ादी हम दे सकते हैं। तो व्यूवर्स, ये था मास मीडिया नेटवर्क की तरफ से आज़ादी सीरीज़ का एपिसोड 6, जिसमें आज हमारे साथ थे आकाश खंडाले, जेडीएस स्पोक्स पर्सन। सर बहुत बहुत थैंकफुल हूँ मैं आपका कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो इसी तरह खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। इसके नेक्स्ट एपिसोड में फिर किसी पर्सनालिटी के साथ, इसी सवालों के साथ, इसी तरह के जवाबों के साथ आपको मिलेंगे। तब तक के देखते रहिए मास मीडिया नेटवर्क, अवाम की आवाज़।